हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने आरबीआई के गवर्निंग कमेटी, आरबीआई के कार्य आदि के बारे में अध्ययन किया। इस वीडियो में हम लोग बैंकिंग से संबंधित या आरबीआई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के या शब्दावली के बारे में जानेंगे, जिससे हमें बार बार दो चार होना पड़ता है। अखबारों में, पत्रिकाओं में पढ़ने पर बराबर इस शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हम लोग को क्या होती है, पढ़ने में एकदम बोझिल सा महसूस होता है, क्या है नहीं है। तो क्यों ना आज हम लोग इस बारे में जान ले और जो एक कठिन शब्द है उसको आसान भाषाओं में समझ ले, कि अब से जब हमें ऐसे सवालों का सामना करना पड़े तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। और एग्जाम में भी बराबर ऐसे सवाल किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका मेंस में भी उपयोग होता है और पीटी में भी, ठीक है। तो दोनों को एक रूप से देखते हुए हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो बैंकों के कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। सबसे पहले CRR। क्या है? CRR, इसका फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो। क्या है? कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि नगद आरक्षित अनुपात। क्या है? नगद आरक्षित अनुपात। देखेंगे इसके बारे में। प्रत्येक बैंकों को अपने पास जमा राशि का एक निश्चित भाग आरबीआई के पास नगद रूप में जमा करना होता है। नगद रूप में अनिवार्य रूप से रखना पड़ता है। कहते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को संचालित करने का या नियंत्रित करने के लिए आरबीआई का यह एक जादुई छड़ी है। क्या है? जादुई छड़ी, जिसके घुमाने मात्र से ही भारतीय अर्थव्यवस्था इधर से उधर मुड़ने का काम करती है। जब कोई बैंक नया बनता है, ठीक है, या बैंक के पास जितनी पूंजी होती है, उस पूंजी का एक निश्चित प्रतिशत भाग नगद के रूप में आरबीआई के पास हर बैंक को जमा करना पड़ता है, चाहे वो सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, उससे मतलब नहीं है। आपको बैंकिंग नियमावली का पालन करते हुए CRR के रूप में एक निश्चित राशि जिसे आरबीआई ने तय कर रखा होता है, कितना % राशि आपको आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा। इसके एवज में आरबीआई आपको एक पैसा भी ब्याज नहीं देगी, ठीक है। इसको हम लोग कह सकते हैं सिक्योरिटी मनी। हम लोग जो आजकल बिजनेस करते हैं तो उसमें सिक्योरिटी मनी का चर्चा बार बार किया जाता है। तो सिक्योरिटी मनी के रूप में आरबीआई हर बैंकों का एक निश्चित पैसा अपने पास रखती है, जिसे CRR कहते हैं। तो ये CRR क्या है, इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, अभी जान लीजिए। अगर CRR के रेट कम करने से क्या होगा, CRR के रेट को बढ़ाने से क्या होगा, तो इसके बारे में जानकारी लेना है। मान लीजिए अगर आरबीआई CRR के प्रतिशत में वृद्धि करती है, एग्जाम्पल कि वर्तमान में CRR की मात्रा जो दर है वो 4% है, यानी कि हर बैंक को 100 रुपया पूंजी है तो 100 रुपया में 4 रुपया आरबीआई के पास जमा करना होता है, यानी कि मात्र 96 रुपये में बैंक को अपना व्यापार करना होता है, ठीक है। यानी कि 4 रुपये से उसको व्यापार से मतलब नहीं है, वो सिक्योरिटी मनी के रूप में आरबीआई के पास जमा है। अब देखिए, अगर आरबीआई CRR की दर को कम कर देगी, यानी कि 4% से 3% कर देगी, तो क्या होगा, बैंक के पास वो जो 96 रुपया पहले था अब 97 रुपया हो जाएगा। 97 रुपया हो जाएगा, यानी कि इस परसेंटेज पर हम गिना रहे हैं, यहाँ पर हम 100 पे गिने हैं तो अब उसको 97% हो गया, यानी कि व्यापार करने के लिए बैंकों के पास ज़्यादा पैसा आ गया। यानी कि मार्केट में पैसा का बहाव हो जाएगा, बिजनेस चल निकलेगा, महंगाई बढ़ने लगेगी, ठीक है। अगर CRR की मात्रा में वृद्धि कर दी जाए, 4% से 5% कर दी जाए, तो क्या होगा। तो यहां पर जो पहले 96 रुपया था 4% मानने पर, तो 96 रुपये से व्यापार करना पड़ता था।
लेकिन अब जब 95% से 1% बढ़ाकर 5% कर दिया जाए CRR, तो अब कितना रुपया बचेगा बैंकों के पास? 95 रुपया। यानी कि अब 95 रुपया पे ही उसको व्यापार करना पड़ेगा और 5 रुपया का ब्याज उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये RBI के पास CRR के रूप में जमा रहती है। बहुत ही इजी है। लेकिन ये भारतीय अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए ये जो CRR है, RBI का एक हथियार है। गोल्डन रॉड भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोल्डन रॉड या जादुई छड़ी, जिसके घुमाने मात्र से अर्थव्यवस्था इधर की उधर हो जाती है। ठीक है। CRR की दर जितनी ऊंची होती है, CRR की दर जितनी ऊंची होती है, बैंकों के पास साख सृजन की क्षमता उतनी ही कम हो जाती है। क्योंकि ऊंची होने पर बैंकों के पास पैसा कम हो जाएगा, क्योंकि वह कहाँ चला जाएगा? RBI के पास। जितना % बढ़ेगा उतना % वो RBI के पास चला जाएगा। ठीक है। अगर CRR की दर जितनी कम होगी, बैंकों की साख सृजन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है। CRR कम हो जाएगा तो बैंकों के पास पैसा ही पैसा हो जाएगा और लोगों को लोन देने के लिए, ऋण देने के लिए तैयार हो जाएगी। ठीक है। अर्थव्यवस्था चल निकलेगा। यह इसका उपयोग, यानी कि RBI CRR का उपयोग जरूरत के हिसाब से भारतीय अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए काम करती है। तो दोस्तों, हम लोगों ने CRR के बारे में अच्छी तरह समझ लिया। अब आते हैं अगला, बैंक रेट। क्या है? बैंक रेट। जिस दर पर RBI द्वारा अपने सदस्य बैंकों को स्वीकार प्रतिभूतियों पर, यानी सिक्योरिटीज पर ऋण देता है। बैंक रेट में परिवर्तन करके RBI देश की साख की मात्रा को प्रभावित कर सकता है। इसके द्वारा RBI अपने सदस्य बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देती है। बात समझ में आई? हर बैंक, अगर किसी बैंक के पास अतिरिक्त मनी की जरूरत पड़ी तो क्या करती है? RBI से लोन लेती है, ऋण लेती है। ठीक है। तो इसके लिए बैंक के पास RBI को सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती है। इसके लिए सिक्योरिटी जमा करना पड़ता है। ठीक है। और उसके एवज में लोन लेती है। तो वह जो दर कहलाता है वो बैंक रेट, यानी बैंक दर कहलाता है। ठीक है। अगर बैंक रेट में परिवर्तन कर दिया जाए, बैंक रेट को घटाकर कम किया जाए, तो क्या होगा? बैंकों को RBI से ऋण लेना आसान हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में तरलता की मात्रा बढ़ जाएगी। तरलता का मतलब यहाँ रुपये की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर बैंक रेट को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगी? अर्थव्यवस्था में तरलता की मात्रा कम हो जाएगी। यानी कि बैंकों की साख सृजन क्षमता को क्या कर सकता है? प्रभावित कर सकता है और पूरे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। बैंक रेट क्या है? बैंक रेट के द्वारा RBI अपने वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देती है। कौन सा ऋण देती है? दीर्घकालीन, लॉन्ग टाइम पीरियड। ठीक है। अगला है रेपो रेट। अगला है रेपो रेट। जिस दर पर RBI सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों को अल्प अवधि के लिए ऋण देती है, उसे रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट। अब आप समझ लीजिए, ये जो हर बैंक के जब अतिरिक्त मनी की जरूरत पड़ती है तो अल्प अवधि के लिए जो ऋण लेती है RBI से, RBI के पास अतिरिक्त फंड हमेशा बना रहता है, तो अतिरिक्त लोन लेती है जो छोटे समय के लिए होता है। तो आपको उस पर जो ब्याज लगता है वो कहलाता है रेपो रेट। ऐसा जो ब्याज होता है, माने ये जो रेट है रेपो रेट, इसकी जरूरत RBI को कब पड़ती है या बैंकों को कब पड़ती है? जब कोई बड़ा इंडस्ट्रियल कंपनी, बड़े उद्योगपति जब किसी अन्य इंडस्ट्री का या अन्य उद्योगों का क्या करती है? अधिग्रहण करती है, तो उसको एकाएक ज़्यादा से ज़्यादा पैसा की जरूरत पड़ जाती है, तो बैंकों से पैसा लेती है। बैंक भी क्या करती है उस पैसे का? बैंक को भी एकाएक तो मिल नहीं सकता है ग्राहकों के द्वारा, तो क्या करती है? RBI से ले लेती है रेपो रेट के दर पर, और वह इंडस्ट्रियल को पूरा करने का काम करती है। फिर इंडस्ट्रियल को जब शेयर के माध्यम से अपना पैसा जुटा लेता है तो फिर वो बैंक को वापस करती है ब्याज के
साथ उसमें भी उसको कुछ ब्याज बच ही जाता है बैंक को। उसके बाद वह आरबीआई के ब्याज दर पर वह फिर आरबीआई के पास जमा करने का काम करती है। ठीक है, तो ये क्या है, रेपो रेट। जिस दर पर आरबीआई सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों को अल्प अवधि के लिए ऋण देती है उस रेट को क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। अब आते हैं अगला क्या है, रिवर्स रेपो रेट। क्या है, रिवर्स रेपो रेट। यह ठीक रेपो रेट के क्या है, उल्टा है। जब बैंकों के पास अतिरिक्त पूंजी हो जाती है या पैसा आ जाता है तो वो आरबीआई के पास जमा करती है। आरबीआई उस जमा राशि पर जो ब्याज देती है वह उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, इसे धन की पार्किंग कहा जाता है। इसे धन की पार्किंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धन की पार्किंग कहा जाता है। आप इसको समान भाषा में समझ लीजिए। रिवर्स रेपो रेट जब क्या है, ये अर्थव्यवस्था में जब पैसे का बहाव कम होने लगता है, यानी लोग पैसा बैंकों में जमा करने लगते हैं, पैसा बैंक से निकालते नहीं है, सिर्फ जमा करने का काम करते हैं, तो बैंकों के पास अतिरिक्त पैसा हो जाता है। जो बैंक क्या करती है, ऋण नहीं देने में ऋण नहीं कोई लेता है तो पैसा इकट्ठा हो जाता है। तो इकट्ठा होने पर उस पैसा का क्या करें, तो क्या करती है, आरबीआई के पास जमा कर देती है। आरबीआई उस पर ब्याज देती है। भले ही वो रेपो रेट से कम होता है, ब्याज दर जो होता है रेपो रेट से कम होता है, लेकिन हम लोग जो बैंक में जमा करते हैं तो उससे वह अधिक होता है। तो क्या करती है, पड़ा रहे, बिना मतलब का ब्याज देना पड़े, उससे अच्छा है कि वो बैंक आरबीआई के पास जमा कर देती है। इसे धन की पार्किंग कहा जाता है, जो कुछ दिन के लिए होता है। जब फिर मार्केट में पैसे की मांग हो जाती है तो फिर वो वापस लाके लोगों में बांटने का काम करती है। बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाने पर उसमें कमी लाने के उद्देश्य से भी आरबीआई द्वारा क्या करती है, ब्याज रिवर्स रेपो रेट के जो ब्याज दर होता है उसमें थोड़ी सी वृद्धि कर देती है। तो वाणिज्यिक बैंक क्या करते हैं, जल्दी से उसमें पैसा जमा कर देते हैं कि यही थोड़ा सा ज़्यादा ब्याज मिल जाए। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए क्या जाता है कि अर्थव्यवस्था में पैसा कम से कम रहे, ताकि अर्थव्यवस्था को कंट्रोल किया जाए। यानी कि एक निश्चित मात्रा में अर्थव्यवस्था में पैसा रहे ताकि अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। इसीलिए इसे धन की पार्किंग भी कहा जाता है। अब ये बात जान लीजिए, रिवर्स रेपो रेट का जो दर होता है वो हमेशा रेपो रेट से कम होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग SLR। क्या है, SLR, स्टैंडर्ड लिक्विडिटी रेट, यानी कि मानक तरलता अनुपात। क्या है, मानक तरलता अनुपात। बैंकों के पास अपने कुल जमा राशि का, यहाँ देखेंगे, बैंकों के पास अपने कुल जमा राशि का एक निश्चित अनुपात तरल रूप में, जैसे सोना हो गया, विदेशी मुद्रा हो गया या सरकारी प्रतिभूति हो गया। ठीक है, रखना आवश्यक होता है। इसे SLR कहते हैं। क्या कहते हैं, SLR कहते हैं। आरबीआई ने एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर SLR नियम बनाया, जिसके तहत हर बैंक को एक निश्चित राशि आपको तरल रूप में, जैसे कि सोना के रूप में, विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में, या सरकारी गवर्नमेंट का जो सिक्योरिटी पेपर होता है उसके रूप में रखना अनिवार्य होता है। ठीक है, क्यों रखना होता है SLR? आखिर आरबीआई को क्यों नियम बनाना पड़ा SLR का? बैंकों को वित्तीय संकट का सामना करने के लिए, कि बैंकों पर कोई वित्तीय संकट न आए, इसीलिए उसे कम से कम इतना पूंजी रहे तरल रूप में, क्योंकि सोना को मार्केट में भजा नहीं सकता। सोना है, विदेशी मुद्रा है या सरकारी सिक्योरिटीज पेपर, तो ये जो है
तो इसीलिए ये जो रहेगा कम से कम वित्तीय संकट के समय यह बैंक को मजबूती करने का काम करेगा। इसीलिए एसएल का नियम बनाया गया। एसएलआर की रेट जो था वह आरबीआई ने 25% से 40% तक न्यूनतम रखे थे कि इसी के एवज में होना चाहिए, क्योंकि उस समय देश की अर्थव्यवस्था डामाडोल स्थिति में थी। जब भारतीय बैंक मजबूती से खड़ा हो गया, जो वित्तीय संकट का सामना करने में भी जिसको दिक्कत नहीं हुई, तो आरबीआई ने क्या किया, उसके न्यूनतम सीमा को जो 25% था उसको हटा के 0 कर दिया। यानी एसएलआर का जो वर्तमान में परसेंटेज है वो 0 से 40 के बीच में आप रख सकते हैं। कितना? 0 से 40। उस आरबीआई अपने अनुसार तय करती है। वर्तमान में एसएलआर की रेट कितना है? 18%। यानी कि अब 100 में 18 रुपया को क्या करना है? विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में या सोना के रूप में या सरकारी सिक्योरिटी पेपर के रूप में रखना है। 4 रुपया ऐसे सीआरआर के रूप में रखना है। तो 18 22 रुपया आपका कोई मार्केटिंग नहीं, बस का कितना? 78 रुपया। 78 रुपया में बैंक को मार्केटिंग करना है। धीरे धीरे देखिए कैसे नियम है। ठीक है, अब आते हैं एमएसएफ। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। जब बैंकों को अति अल्पकालिक समय के लिए ऋण देती है तो उसे एमएसएफ कहते हैं। यह दर हमेशा रेपो रेट से अधिक होता है। देखिए, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ, इसे आरबीआई ने 2001 में लागू किया था। इसका जो दर होता है हमेशा क्या होता है? रेपो रेट से ज़्यादा होता है। इसकी जरूरत कब पड़ती है बैंकों को? कहते हैं जब बड़े बड़े इंडस्ट्री को, जैसे कि टाटा हो गए, अंबानी हो गए, गोदरेज हो गए, पलोंजी मिस्त्री हो गए, ठीक है, एयरटेल, ये सब जो सारी कंपनियां हैं, बिरला कंपनी, ये जो सारी कंपनियां हैं, किसी कंपनी का अधिग्रहण करती है तो उसको रातों रात पैसा की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो उस पैसे की जरूरत पड़ने के लिए वो बैंकों को याद करती है। बैंक को भी पैसा चाहिए होता है, तो बैंक क्या करती है? आरबीआई से ले लेती है एमएसएफ की रेट पे। एमएसएफ की रेट और क्रेडिट पर बैंक लेती है। बैंक अपने रेट पर किसको देती है? इंडस्ट्री को देती है। फिर इंडस्ट्री उसको वापस करती है, फिर ये आरबीआई को जमा करती है। यानी कि जो एमएसएफ का जो रेट होता है उससे आपको कुछ ज़्यादा रेट होता है जो बैंक अपने इंडस्ट्री को देती है। तो एमएसएफ समझ गए, अति अल्प अवधि के लिए होता है, रात के लिए, दिन के लिए, 2 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए। ठीक है, तो एमएसएफ आप तो समझ गए। अब आते हैं हम लोग बेस रेट। क्या है? बेस रेट, आधार दर। बैंक द्वारा घोषित वह दर जिससे कम दर पर बैंक अपने ग्राहकों को ऋण नहीं देती है। इसकी दर जो होगी पीएलआर से कम होगी। देख रहे हैं, बैंक द्वारा घोषित वह दर जिससे कम दर पर बैंक अपने ग्राहकों को ऋण नहीं देती है। यानी कि आरबीआई द्वारा और बैंक के द्वारा एक मानक रेखा तय किया गया है कि इससे कम दर पर हम ब्याज पर पैसा नहीं देंगे, ऋण नहीं देंगे। ये क्या है? बेस रेट का काम। ये सरकार ने 2010 में, यानी कि आरबीआई ने 2010 में इस नियम को लाया था। ठीक है, अब क्या है? पीएलआर। क्या है? पीएलआर, प्राइम लैंडिंग रेट। क्या है? प्राइम लैंडिंग रेट। पीएलआर वह रेट है जिस पर बैंक जोखिम शून्य ग्राहकों को ऋण देने के लिए तैयार रहती है। कहते हैं बैंक में आपका अगर क्रेडिट अच्छा हो तब बैंक आपको लोन देने के लिए हमेशा 24 घंटा तैयार रहती है। ठीक है, अगर आपका क्रेडिट खराब हो गया है तो बैंक आपको लोन देने के नाम से ही भाग जाएगी। तो इस पर वही नियम लागू होता है। जो भी व्यक्ति या जो भी
उद्योगपति बैंक के साथ अच्छा रिश्ता रखते हैं, जिस लगे कि बैंक को लगे कि इस पे अगर हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, इसको हम ऋण पर देंगे तो वहाँ मेरा जो जोखिम होगा वो जीरो है, यानी कि हमको टाइम पर आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करती है, अलग रेट होता है, क्योंकि यहाँ पैसा डूबने का दर न के बराबर होता है। तो ये PLR रेट होता है, ठीक है, जो बैंक अपने अच्छे क्रेडिट वाले ग्राहकों को देने के लिए हमेशा तैयार रहती है, ठीक है। अब अगला है जमा दर। क्या है? जमा दर। बैंक ग्राहकों को सावधि जमाओं पर दी जाने वाली ब्याज दर। जब आप बैंक में एक निश्चित समय के लिए पैसा जमा कर देते हैं, डिपॉजिट कहते हैं हम लोग, तो फिक्स डिपॉजिट, तो उस पर क्या करती है बैंक का जो ब्याज दर होता है वो ब्याज दर आपको जमा दर कहलाता है, ठीक है। अब है आगे बचत बैंक दर, सेविंग अकाउंट रेट, देख रहे हैं ना, बचत बैंक दर। हम लोग का जो हमारे भारत में जो है अधिकतर लोगों का अकाउंट जो है वो सेविंग अकाउंट है, तो इस पर भी क्या करती है बैंक ने ब्याज दर तय कर रखा है। तो इस बचत बैंक दर माने हमारे द्वारा जमा किए गए जो बचत खातों में जो जिस राशि पर जो ब्याज दिया जाता है उस दर को कहते हैं बचत बैंक दर। और वर्तमान में देख लीजिए, वर्तमान के समय में ये तो मेरा हुआ, क्या कहते हैं इसको, बेस, ठीक है। अब करेंट अफेयर से संबंधित आपको बता देते हैं, वर्तमान में CRR की रेट आपको 4% है। कितनी है? 4% है। SLR की रेट 18%, रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%। तो आज का ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा, ठीक है। अच्छा होगा आप लोग इसे नोट करें, कमेंट करें और जहाँ तक हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें।